हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग आवर। माय नेम इज़ रोमित और आज हम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं ये, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर मैंने अलग अलग जगह से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और सिर्फ ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और साथ ही क्वेश्चंस को किस तरीके से एग्ज़ाम में करना है मैं ये भी बताऊंगा आपको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको राइट आंसर ना पता हो लेकिन रॉन्ग आंसर्स के बारे में आपको जानकारी है, तो आपको एलिमिनेशन मेथड भी मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से आंसर को हम एलिमिनेट करके भी सही आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर जानकारी नहीं भी है, बाकी के ऑप्शंस के बारे में जानकारी है, तो हम किस तरीके से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इसके अंदर हम जिन जिन टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, पहले हम टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सा टॉपिक है इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर। अगर आपने ये 12 टॉपिक्स हैं, अगर इन 12 टॉपिक्स को कर दिया ना, तो मेरा ये मानना है कि आप 98% क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट चैप्टर का। ये 12 टॉपिक से सिर्फ ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अब आप MCQ क्वेश्चन तैयार करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे, लेकिन अगर ये 12 टॉपिक को आप तैयार करते हो तो आप काफ़ी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। तो जिसमें से पहला क्या है, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, इसमें क्या क्या हुआ। जैसे 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 में इसका खात्मा हुआ। तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको पूरे चैप्टर्स के बारे में बताऊं, पर शॉर्ट में हम फटाफट थोड़ा बहुत जान लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट होकर के 1918 में ख़त्म हुआ था। ये मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र, इन दो राष्ट्रों के बीच हुआ था। मित्र राष्ट्र में आपके अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह थे, जबकि ध्रुव राष्ट्र में आपके जर्मनी और ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था, ठीक है। इनके बीच युद्ध हुआ। अंत में इसमें जीत किसकी हुई, मित्र राष्ट्र की जीत हुई और जर्मनी की हार हुई। और बाद में वारसाई की संधि हुई, जहाँ पे जर्मनी को काफ़ी ज़्यादा जलील किया गया, उसके सारे सबमरीन्स ले लिए गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और यही कारण था कहीं ना कहीं जर्मनी को नीचा दिखाना, यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बना। और 1939 में हिटलर के आगमन के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका स्टार्ट होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945 तक चला। इसमें जो शक्ति संतुलन है थोड़ा सा चेंज आया। जो जापान और इटली जो मित्र राष्ट्र के अंदर थे, वो अब कहाँ चले गए, ध्रुव राष्ट्र की तरफ चले गए। और इससे क्या हुआ कि मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र के बीच जो शक्ति का जो केंद्र था वो थोड़ा सा बदलाव आया। और उसके बाद आपका सोवियत संघ, अमेरिका, ये सब पहले से ही साथ में थे, इनके बीच युद्ध हुआ। इसमें इस युद्ध के अंत में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया, जिसका नाम लिटिल बॉय और फैट मैन था। इस बम को गिराने के बाद जापान ही एक ऐसा देश है जिस पर परमाणु हथियार से हमला किया गया था, परमाणु बमों का इस्तेमाल किया गया आज तक, और अभी तक किसी पे नहीं हुआ है। तो जापान इस चीज़ को भली भांति जानता है कि परमाणु हथियार का जब इस्तेमाल किया जाता है तो कितना ज़्यादा नुकसान होता है। यही कारण है कि जापान ने अपने संविधान के प्रेम्बल में शांति को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। और युद्ध ना हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसलिए UNO को काफ़ी ज़्यादा फंडिंग भी करता है। तो जिस पर बीतती है वही समझ सकता है, ठीक है। और दोनों बमों का कोड नेम जो था लिटिल बॉय, फैट मैन था। एक 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था और एक 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, ठीक है। तो 6 अगस्त को लिटिल बॉय, 9 अगस्त को फैट मैन, और जो लिटिल बॉय था वो हिरोशिमा पे और फैट मैन जो था वो नागासाकी पे। कन्फ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत अच्छे से कन्फ्यूज करते हैं एग्जामिनर इस टॉपिक पे। अब हम बात करते हैं शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, यहीं से कोल्ड वॉर का शुरुआत होता है, ठीक है। अब इस वर्ड की बात करें तो इस वर्ड को बर्नार्ड ब्रुच ने सबसे पहले यूज़ किया था, 1947 में यूज़ किया था। और जबकि ये कोल्ड वॉर 1945 से आपका स्टार्ट हो चुका था। इसका कोई फिक्स डेट नहीं है, हम ईयर से कंसीडर करते हैं, क्योंकि कोल्ड वॉर जो है, कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है, युद्ध होने की संभावना लेकिन युद्ध ना होना, यानी 2 या 2 से अधिक देशों के बीच ऐसा सिचुएशन बना हो जहाँ पर दोनों को लगता है कि अब युद्ध हो जाएगा, कब हो जाएगा कुछ पता नहीं है, पर युद्ध होता नहीं है। फिजिकली वॉर नहीं होता, मेंटली चलता रहता है, एक दूसरे को बस हथियार इकट्ठा करके डराते धमकाते रहते हैं, मेंटली टॉर्चर किया जाता है, इसी को हम कोल्ड वॉर कहते हैं। तो कोल्ड वॉर जो है, यानी कि शीत युद्ध, जो 1945 से शुरू होता है और इसका नाम बर्नार्ड ब्रुच ने रखा था। इसके बाद शीत युद्ध के दौरान एक टॉपिक आता है क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, ये क्या था? क्यूबा अमेरिका से छोटा सा सटा हुआ एक द्वीप था, एक आइलैंड है क्यूबा, अमेरिका के द्वीप से सटा हुआ छोटा सा। अब क्या है ना, क्यूबा में जनरल बतिस्ता की सरकार हुआ करती थी। अब जनरल बतिस्ता जो है वो पूंजीवाद में बिलीव करते थे और
अमेरिका के साथ काफ़ी अच्छा था, यानी कि अमेरिका अगर हम बात करते हैं मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। सपोज़ करो ये अमेरिका है और ये क्यूबा है, ठीक है। तो क्यूबा जो क्यूबा है ना वो क्या है, एक छोटा सा द्वीप है जो अमेरिका से सटा हुआ है। अब क्यूबा में क्या होता है कि यहाँ पर पूंजीवाद है, अमेरिका के बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो बिजनेसमैन है वो क्यूबा में इन्वेस्ट कर रखे हैं, यानी कि वो वहाँ पे बिजनेस करते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया और कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, इन दोनों के बीच तनातनी की सिचुएशन आ गई। सपोज करो एक मिनट, तो अमेरिका और सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के बीच, और ये यूएसए है, इन दोनों के बीच तनातनी की सिचुएशन आ गई है। अब दोनों के बीच तनातनी की सिचुएशन में अगर आ जाने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पर फ़ायदा क्यूबा के जो जनरल बतिस्ता थे, यहाँ पर एक फिदेल कास्ट्रो जो थे, जो कि जिनकी यूएसएसआर के साथ काफ़ी अच्छी बातचीत थी, निकिता क्रुश्चेव से काफ़ी सही बातचीत था। अब देखते हैं दोनों के बीच ना विचारधाराओं को लेकर के भी युद्ध चल रहा है, यानी कि समाजवाद और पूंजीवाद, तो ये विचारधाराओं को लेकर के भी है। तो जो फिदेल कास्ट्रो हैं उन्होंने क्या किया, यूएसएसआर के जो निकिता क्रुश्चेव थे उनके साथ उनकी काफ़ी अच्छी बातचीत थी, तो उनसे कहा कि अब उन्होंने इसकी सहायता की फिदेल कास्ट्रो की। और फिदेल कास्ट्रो की जब सहायता की निकिता क्रुश्चेव जो है, एक्चुअली नाम से लड़की लगता है लेकिन लड़की नहीं है, ये जेंट्स है, ठीक है, रशियन नेम है। तो निकिता क्रुश्चेव ने किसका, फिदेल कास्ट्रो का जो सहायता किया। फिदेल कास्ट्रो का जैसे सहायता किया, फिदेल कास्ट्रो ने क्या किया, क्यूबा का पूरा तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट ने पूरा शासन व्यवस्था ही चेंज कर दिया। शासन व्यवस्था जैसे चेंज किया, वहाँ पे क्यूबा में क्या हो गया, अब पूंजीवाद की जगह पर उन्होंने समाजवाद को अडॉप्ट किया क्यूबा में, ठीक है। तो क्यूबा में अगर हम बात करते हैं, क्यूबा में समाजवाद को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब समाजवाद को अडॉप्ट कर लिया गया तो हम देखते हैं कि अब यहाँ पे जितने भी बिजनेसमैन थे, जो अमेरिका के इन्वेस्टर्स थे, वो क्या करेंगे, समाजवाद में सारी चीज़ें सरकारी हो जाती है। अब उन लोगों को क्या करना पड़ा, वापस मूव ऑन करना पड़ा यूएसए की तरफ। तो वहाँ से सारे बिजनेसमैन कहाँ चले गए, वापस मूव ऑन कर गए यूएसए की तरफ। तो जब यूएसए की तरफ वापस मूव करने लग गए तो ऐसे में उनको डर था कि कहीं कल कोई अमेरिका बदला लेने ना आए, क्योंकि उनके बिजनेसमैन का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया है, तो बदला लेने ना आए, कहीं वो फिर से अटैक ना कर दे। ऐसे में उन्होंने सहायता मांगा किससे, यूएसएसआर से। तो जब यूएसएसआर से सहायता मांगा तो यूएसएसआर ने कहा चलो ठीक है हम आपकी सहायता करते हैं। यूएसएसआर भी मौके का फ़ायदा उठाया और उसने क्या किया, यहाँ पर अपने शिप्स भेज दिए हैं, ठीक है। और अपने शिप्स के अंदर क्या भेजा इन्होंने, मिसाइलें, और मिसाइलें परमाणु हथियार तैनात कर दिया क्यूबा में। इसको शॉर्ट में निपटाते हैं। परमाणु, इसको मैं डीप में किसी कभी और बता दूंगा। परमाणु हथियार तैनात करने के जस्ट 3 वीक के बाद, मतलब 3 हफ्ते के बाद अमेरिका को पता चल गया कि भाई यहाँ पे परमाणु हथियार तैनात हो चुका है। अमेरिका इसको हल्के में नहीं लेना चाहता था, सामने वाले को बताना चाहता था कि भाई हम भी स्ट्रांग हैं। तो अमेरिका के जो सुरक्षा सलाहकार है उससे डिस्कस करके, उस वक्त अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था जॉन एफ कैनेडी, तो उन्होंने क्या किया कि अपने सुरक्षा सलाहकार से मतलब डिस्कस किया और कहा कि भाई हम यूएसएसआर को पूरा बताना चाहते हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं और हम युद्ध भी नहीं ले सकते, क्योंकि पूरा का पूरा पाला तो यूएसएसआर के हाथ में, क्योंकि उसने मिसाइल तैनात कर रखी है। और अगर हमने अचानक से हमला कर भी दिया तो गलती से एक भी मिसाइल अगर बच गया तो वो अमेरिका को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि अमेरिका जो था क्यूबा के मिसाइल के रेंज में आ चुका था, ये पूरा हिस्सा रेंज में आ चुका है। तो अब ऐसे में क्या था कि ये रिस्क लेना नहीं चाहते थे, तो इन्होंने बस अपना क्रोध दिखाना चाहा, किसको, यूएसएसआर को। तो इन्होंने कहा अपने जंगी जहाजी बढ़िया, यानी इसके जो बैटल शिप्स थे उसको इन्होंने क्या किया, आगे कर दिया अमेरिका ने। ये सपोज करो अमेरिका के बैटल शिप्स हैं, इसको आगे कर दिया। तो जब इसको आगे कर दिया बैटल शिप्स को, तो अमेरिका से आने वाले, यूएसएसआर से आने वाले जितने भी जहाज़ थे उनको इन्होंने क्या कर दिया, रोक दिया। तो इसमें से जो पीछे जो जहाज़ थे, जो अभी निकले थे यूएसएसआर से आने के लिए, वो जहाज़ तो रिटर्न हो गए, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो बीच में थे वो उन्होंने कहा कि आगे जा करके तो रुकना ही है, जैसे रेड लाइट देखते हो तब क्या करते हो, स्लो हो जाते हो, क्योंकि आगे जा करके रुकना है। तो इन्होंने अपनी स्पीड को क्या कर दिया, स्लो कर लिया, ठीक है। और जो सबसे आगे थे वो तो स्टॉप हो गए, यानी कि तो रुक ही गए, क्योंकि बीच में इनको जंगी जहाजी बेड़ों ने रोक दिया। तो कुछ जहाज़ रुक गए, कुछ जहाज़ ने अपनी गति को मंद कर लिया, कुछ जहाज़ रिटर्न हो गए। इसके पीछे का लॉजिक ये है,
अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब ये 1962 का ना 1962 का 1962 का मतलब शीत युद्ध का सबसे चरम बिंदु माना जाता है, क्योंकि 1962 में पूरी की पूरी घटना घटी है, तो इसको हम शीत युद्ध का चरम बिंदु कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान देखो मैंने बताया था कि युद्ध होने की संभावना बनी होती है, लेकिन युद्ध होता नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या था ना कि अगर मैं इस डायग्राम को बनाता हूँ ऐसे करके, और यहाँ पर मैं एक एक्सट्रीम पॉइंट रखता हूँ, लाइक ये सपोज़ करिए कि ये जो रेड वाला लाइन है, ये लाइन ऐसा है कि इसके नीचे नीचे अगर ग्राफ रहेगा तो हम ये मानेंगे कि युद्ध नहीं होगी, ठीक है, यानी कि शीत युद्ध है। और अगर बात एक टाइम होता है ना कि जब कभी बात जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो लोग फिजिकल हो जाते हैं, तो अगर इससे बाहर बात बढ़ा तो फिर युद्ध हो जाएगा, यानी कि फिजिकल वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो क्यूबा मिसाइल संकट था ना, उसका ग्राफ की अगर हम बात करें तो पूरा यहाँ से यहाँ तक जा करके एकदम हाईएस्ट चरम बिंदु तक, यानी इससे अगर बात थोड़ी सी भी बढ़ती ना ऊपर जाता तो युद्ध हो जाता, लेकिन एकदम सपोज करिए कि बात पूरा यहाँ तक जा करके फिर वापस नीचे आ गया, मैटर सॉल्व हो गया। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको हम शीत युद्ध का चरम बिंदु कहते हैं, हाईएस्ट पीक कहते हैं। यानी शीत युद्ध का क्या था, ये चरम बिंदु था। क्यों था चरम बिंदु? क्योंकि अगर बात इससे ज़्यादा बढ़ती तो युद्ध में कन्वर्ट हो सकता था। इससे पहले भी दोनों महाशक्तियाँ आमने सामने आई, लेकिन युद्ध हुआ नहीं, पर यहाँ पे हालात ज़्यादा गड़बड़ हो सकता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूबा शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दायरे में वो टॉपिक्स आते हैं जहाँ पर दोनों महाशक्तियाँ या उनके साथी देश आपस में आमने सामने तो आए, छोटा मोटा युद्ध भी हुआ, लेकिन कोई बड़ा विश्व युद्ध का रूप नहीं लिया, तो इसको हम शीत युद्ध के दायरे कहते हैं। वो सारे जैसे कांगो में हो गया, कांगो का संकट हो गया, आपका वियतनाम में हो गया, तो ये सब आमने सामने आते लेकिन युद्ध नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स में अच्छे से समझा रखा है। नेक्स्ट है हथियारों की होड़ एवं उन पर नियंत्रण। अब शीत युद्ध में क्या हुआ, दोनों महाशक्तियों ने क्या किया, अपने अपने हथियारों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया। अब ज़्यादा हथियार बढ़ाने का मतलब क्या है, ज़्यादा हथियार ज़्यादा युद्ध की संभावना है, ठीक है। तो हथियारों को अब यहाँ पर रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हथियारों को कम करना चाहिए भाई, ज़्यादा हथियार होगा तो क्या होगा, युद्ध ज़्यादा होगा। तो हथियार का होड़ भी बढ़ा, होड़ मतलब कॉम्पिटिशन वाले आर्म्स कॉम्पिटिशन। अगर मान लो सोवियत संघ ने 10 खरीदे तो यूएसए कम थोड़ी ना है, वो भी 12 खरीदेगा, उसने 12 खरीदा तो 15 खरीदेगा। तो इस तरीके से बढ़ता चला गया, और ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ हम रखेंगे तो हमारा हथियार रखेंगे तो युद्ध करने का मन करेगा। तो रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हथियारों पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दो रीज़न, एक तो कंट्रोल करेंगे तो भाई युद्ध भी कम होगा, युद्ध का खतरा भी कम हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि उन पैसों को हम देश की अर्थव्यवस्था पर भी लगा सकते हैं, हम हथियारों पर बर्बाद करके क्या फ़ायदा। तो इस वजह से दोनों चीज़ हुआ। अब बात करते हैं नाटो तथा वार्सा पैक्ट। नाटो की बात करें तो नाटो था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में इसको अमेरिका ने गठन किया। इसमें मेन मकसद था कि भाई अगर हम में से 12 देशों ने मिलकर किया, हम में से किसी एक पर भी आक्रमण होता है तो हम ये समझेंगे कि हम सब पर आक्रमण हुआ है और हम सब मिल करके इसका जवाब देंगे। बेसिकली ये, और दूसरा बेसिकली ये जो था वो सोवियत संघ से बचाव के लिए था कि किसी भी देश से लड़ाई हो जाए तो सब मिलकर जवाब देंगे। तो कई सारे देशों ने मिलकर के इसका गठन किया। पूंजीवादी देश थे सारे के सारे, और इसमें और भी था, समाजवाद के बढ़ते प्रसार को रोकना, ये भी इसका एक मकसद था नाटो का। क्योंकि सोवियत संघ का जो विचार था वो बढ़ता जा रहा था, हर देश पूंजीवाद को छोड़ करके समाजवाद को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, तो एक ही था। और नाटो, जब नाटो का गठन होता है, इसके जवाब में यूएसएसआर ने क्या किया, उसको भी डर था कि कल को भाई ये अटैक ना कर दे। तो आपको मैंने बताया था 15 देशों को मिला करके यूएसएसआर बना था, क्योंकि उसके पहले उसका नाम रूस था। 1917 में 1917 में रूसी क्रांति होने के बाद 15 देशों को मिला करके क्या किया गया, यूएसएसआर का गठन किया गया। तो जब 15 देश मिले तब से इसका नाम क्या पड़ गया, यूएसएसआर पड़ गया। तो यूएसएसआर ने उन्हीं 15 देशों को मिला करके क्या किया, वार्सा पैक्ट का गठन किया, एक और सैनिक संगठन बनाया वार्सा। इनका मेन मकसद क्या था कि नाटो के अगर किसी देश से मुकाबला हो जाए तो भाई वो तो 12 के 12 आएंगे, तो हम सब मिलकर इसका जवाब देंगे। जब उसका गठन किया गया तब तो 12 थे, समय के साथ बढ़ते गए, नाटो के देश वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नाटो और वार्सा था। नेक्स्ट है सीटो और सेंटो। सीटो और सेंटो में क्या था, इसमें से सीटो और सेंटो जो है, जो देश नाटो के मेंबर नहीं बने ना, उन देशों को इन्होंने सीटो और सेंटो में ऐड किया अमेरिका ने, ताकि समाजवाद का प्रसार कम हो सके। इसके जवाब में यूएसएसआर ने क्या किया, वियतनाम और चीन के साथ अपने रिश्ते को मजबूत किया। कोई दूसरा संगठन नहीं बनाया। नाटो के जवाब में वार्सा बनाया था, लेकिन सीटो और सेंटो के जवाब में उसने क्या किया, वियतनाम, चीन जैसे ये सारे देश थे, इन सब देशों के साथ उसने अपने रिलेशन को क्या किया, मजबूत किया। आगे बढ़ते हैं, छोटे देशों के प्रति नीति, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक टॉपिक लिखा है, वैसे यहाँ पे 2 टॉपिक होता है, इसको जस्ट वाइस वर्सा कर दो, उल्टा कर दो। छोटे देशों के प्रति बड़े देशों की नीति और बड़े देशों के प्रति छोटे देशों की नीति। तो भाई छोटे देशों के प्रति नीति यानी बड़े देशों की नीति। तो बड़े देश क्यों छोटे देशों को अपने साथ लेके चलेंगे, उनका क्या फ़ायदा, क्या लाभ?
तो बड़े देश छोटे देशों को इसलिए साथ में लेकर के चलते थे, उनको अपने साथ को मतलब मर्ज करते थे, क्योंकि इससे उनको एक सैनिक संगठन मिल जाता था, यानी कि सैनिक ठिकाना मिल जाता था उनको, जहाँ से वो अपने सेना को संचालित कर सके। अब अमेरिका से हर जगह सेना लेके जाने में टाइम लगता है, फ्यूल खर्च होता है, लेकिन अगर आपकी सेना दुनिया के हर एक देशों में थोड़े थोड़े हैं तो वहीं से वहीं आप ऑपरेट करवा दिए, वहीं से अटैक करवा दिया, वहीं से सारा कुछ काम निपट गया, यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या था, बड़े देश छोटे देशों को इन रीजन से लेते थे। दूसरा क्या था कि भाई आपके ज़मीन में सारा चीज़ तो नहीं निकल रहा ना, सोना चांदी तांबा पीतल लोहा वगैरह या पेट्रोलियम वगैरह, आपके ज़मीन में कुछ चीज़ें निकलेंगी, सारी चीज़ें नहीं निकलेंगी, तो आपको और भी मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी। मिनरल्स तो बहुत सारे हैं, तो कुछ दूसरे देश के ज़मीन में निकल रहा है, तो आप इससे क्या करोगे, अगर उनको अपने साथ रखोगे तो उनसे वो सारे चीज़ मिनरल्स वगैरह भी मिलते रहेंगे और कम रेट पर भी मिलेगा। दूसरा, तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या है कि सेना तो हम उनके पास रखेंगे, पर सेना का वह मतलब कि उनका जो खर्चा है कौन उठाएगा, वो छोटे देश उठाएंगे। तो इससे क्या हुआ, हमारा इकोनॉमिकल लोड भी क्या हो गया, कम पड़ गया बड़े देशों पर। एक ये रीज़न भी था। नेक्स्ट रीज़न था कि वहाँ से वो जासूसी करवा सकते हैं, अपने देश से अगर भेजेंगे तो सब नज़र रखेंगे, पता चल जाएगा, लेकिन उन्हीं देश से उठ करके वहाँ का पासपोर्ट वीज़ा लेकर के किसी और देश में जाएगा तो पता नहीं चलेगा। तो जासूसी के पर्पज़ से भी इन्होंने क्या किया, छोटे देशों को वो बना। इसके अलावा विचारधाराएँ फैलेंगी, जितने ज़्यादा देश उनके फॉलोअर होंगे, जितना ज़्यादा विचार फैलेगा उतना ज़्यादा अच्छा है। तो एक रीज़न ये था। अब छोटे देश बड़े देश में क्यों जाते थे, ठीक है, तो छोटे देश बड़े देशों में इसलिए जाते थे क्योंकि इससे उनका भी लाभ था। उन तुरंत अभी अभी आज़ाद हुए थे, उनको डर था कहीं फिर से कोई अटैक ना कर दे। बड़े देशों का साथ बना रहेगा तो कोई उन पर अटैक करने से पहले सोचेगा, कोई उन पर अटैक करेगा तो बड़े देश उनके साथ खड़े हैं, उनकी सेना उनके देश की रक्षा कर रही, सीमाओं का हथियार मिल रहा है, टेक्नोलॉजी मिल रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी में विकास करने में भी सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग। तो इन कारणों से छोटे देश क्या थे, बड़े देशों की तरफ अट्रैक्ट हुए। नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आपका पड़ जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो गुट निरपेक्ष आंदोलन कौन से आंदोलन है, ये आंदोलन, इसको हम नेम के नाम से यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से जानते हैं। 5 नेताओं ने मिलकर के स्टार्ट किया था, भारत, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, मिस्र और घाना। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुकर्णो, वामनक्रमा, गमाल अब्दुल नासिर, जोसेफ ब्रास टिटो। तो 5 देश के 5 नेताओं ने मिलकर के गुट निरपेक्ष आंदोलन का नींव रखा था। वैसे इसकी नींव बेसिकली एफ्रो-एशिया सम्मेलन में रख दिया गया था, जब इंडोनेशिया में बांडुक समिट हुआ था तभी रख दिया गया था। 3 देश के 3 नेताओं ने मिलकर बात किया था, 2 देश के और नेता आकर के उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छा आइडिया है, हम भी इसमें इंक्लूड होते हैं, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं था भाई। ऑलरेडी एक गुट तो आपका बना हुआ था अमेरिका का, और एक सोवियत संघ का गुट बना हुआ था। ऐसे में क्या था कि आपको किसी न किसी गुट में शामिल होना है। अब सवाल ये उठता है कि आप अगर किसी गुट में शामिल होते हो तो वो गुट का जो लीडर होगा, जो ऑनर होगा, वो कहेगा वो आपको मानना पड़ेगा। तो आपकी खुद की विचार कहाँ बची, आपकी स्वतंत्र विदेश नीति नहीं बची। तो स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखने के लिए आपके खुद के कुछ डिसीजंस होने चाहिए, और वो डिसीजन तभी ले सकते हो जब आप सोलो चलोगे, और ग्रुप में चलोगे तो भाई जो ग्रुप का लीडर होगा उसको आपको मानना पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। तो इनडायरेक्टली इनको लगता था कि इससे आपकी स्वतंत्रता क्या है, भंग हो रही है। आप मतलब आपकी जो क्या कहते हैं सोवर्टी में इफेक्ट पड़ता है, आप मतलब स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति नहीं बना सकते। तो ऐसे इन देशों को जिन जिन देशों को इस तरीके का रियलाइज़ होता था, उन देशों ने क्या किया, गुट निरपेक्षता की नींव रखी। अब 5 देश थे, बाद में जब इसका पहला सम्मेलन 1961 में हुआ तो 25 देशों ने भाग लिया था, बेलग्रेड के अंदर ये हुआ था। नेक्स्ट है अरब स्प्रिंग। अच्छा, गुट निरपेक्षता के उद्देश्य मैंने नहीं बताया, इनके उद्देश्य क्या था, जितने भी नव स्वतंत्र देश थे उनको भी किसी गुट में शामिल होने से रोकना है, और इससे क्या होगा, किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा और उसको हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, और कोई भी देश, गुट निरपेक्ष का कोई भी देश किसी भी सैन्य संगठन में हिस्सा नहीं लेगा। दूसरा क्या, अपनी खुद की स्वतंत्र विदेश नीति होगी। और जो नस्ल भेद विरोधी आंदोलन चल रहा है गोरे काले का, हम उसको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने का मतलब उसका नेगेटिव मत लेना, क्योंकि नस्ल विरोध जो विरोध कर रहे हैं ना, नस्लवाद आंदोलन का जो विरोध कर रहे हैं नस्लवादियों का, जैसे कुछ लोग तो हैं जो फेवर में कि नस्लवाद होना चाहिए, और कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाले उनका। इसके अलावा क्या है, विश्व में तटस्थता की नीति का पालन नहीं करेंगे। अगर मान लो तटस्थता का मतलब क्या था, 2 लोग लड़ रहे हैं और हमें कोई मतलब ही नहीं हो, चाहे लड़ाई मरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन में क्या है कि हमें फ़र्क पड़ता है, हम बीच में इंटरफेयर करेंगे, अगर आप गलत है तो हम आपको रोकेंगे, और जो सही है हम उसके साथ भी खड़े होंगे, और जरूरत पड़ा तो हम युद्ध में भी भाग लेंगे। भारत ने कई बार ऐसा किया, तटस्थता की नीति का पालन न करते हुए बीच में इंटरफेयर किया है, जैसे कि आपका क्या कहते हैं सुएज नहर विवाद था, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस था, यहाँ पे गुट निरपेक्ष देशों ने बीच बीच में अपना रोल प्ले किया, दोनों देशों के बीच सुलह करवाया है। जैसे क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान दोनों देशों ने बैकडोर से बात किया लास्ट में, क्योंकि दोनों का ईगो हर्ट हो रहा था, भाई अगर पहले वो जाएगा बात करने के लिए तो उसको
इंटरनेशनल लेवल पर उसकी क्या इमेज रह जाएगी, और अगर अमेरिका जाता तो उसकी क्या इमेज रह जाएगी। तो दोनों ने बैकडोर से बात किया। तो यूएसएसआर ने कहा भाई आप मुझे इस चीज़ का आश्वासन दीजिए क्यूबा पर इन फ्यूचर कभी अटैक नहीं करोगे। अमेरिका ने कहा ठीक है हम अटैक नहीं करेंगे। तो फिर इस तरीके से उन्होंने मिसाइल वापस ले लिया था यूएसएसआर ने। तो इस तरीके से क्यूबा मिसाइल संकट वहाँ से टला था। मैं ये चीज़ बताना भूल गया था। आगे बढ़ते अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग क्या है? अरब स्प्रिंग एक छोटा सा देश, मतलब अरब का छोटा सा देश जिसका नाम था ट्यूनीशिया, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। मोहम्मद बौजीज़ी नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, वो बहुत गरीब थे, मतलब उनके काफ़ी सारे भाई बहन थे और बचपन से उनको मतलब पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं कर पाए और पूरा घर का इकोनॉमिकल लोड उन पर आ गया था। तो फल की रेडी लगाया करते थे। तो फल की रेडी टाउन हॉल के बाहर लगाते थे। तो टाउन हॉल के बाहर फल की रेडी लगाने के कारण क्या होता था, उनकी इनकम ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन वो चाहते थे कि उनको ना ऑथराइज मतलब शॉप लगाएं वो। तो इसके लिए वो लाइसेंस चाहिए होता था। तो लाइसेंस के लिए बात करने के लिए गए। तो उस वक्त वहाँ पर शासन जो था ट्यूनीशिया में बेन अली का था। तो बेन अली का शासन था और वहाँ पर डिक्टेटरशिप था और काफ़ी ज़्यादा करप्शन था, मतलब भ्रष्टाचार फैला हुआ था। तो जब बात करने के लिए गए तो वहाँ पे मतलब घूस वगैरह की डिमांड की गई। तो वो उस चीज़ पे सोच ही रहे थे। फिर अचानक क्या हुआ कि जहाँ पे वो रेडी लगाते थे वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे ऑलरेडी किसी और ने लगा रखा है। तो उन्होंने विरोध किया और जब विरोध किया तो जो पुलिस इंस्पेक्टर जो थे उन्होंने उनके साथ मारपीट कर दिया, जिससे उनके मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट को काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा। और जब सेल्फ रिस्पेक्ट को धक्का लगा तो उन्होंने फिर नेक्स्ट डे वहीं पर मिट्टी का तेल डाल करके और सुसाइड कर लिया, यानी कि अपने मतलब आत्मदाह कर लिया। और इस पूरे चीज़ का ना पूरा जो भी हुआ इस इंसिडेंट का, उनके ब्रदर ने क्या किया, पूरे के पूरे इंसिडेंट का इनके ब्रदर ने वीडियो बना ली। और उस वक्त फेसबुक न्यू आया था ट्यूनीशिया में और उसने फेसबुक पे लॉन्च कर दिया। और जैसे ही फेसबुक पे उन्होंने अपलोड कर दिया और ये पूरी तरीके से वायरल हो गया और फिर लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे लोग एक एक करके मतलब सड़क पर उतरने लग गए। तो जब लोग विरोध करते चले गए तो बेन अली ने देखा कि भाई चलो छोटा मोटा विद्रोह है, ऐसा तो होता रहता है, हम संभाल लेंगे। तो उस पर उन्होंने सेना का भी इस्तेमाल किया, वेपन्स भी चलवाए, हथियार भी चलवाया, लेकिन लोग रुके नहीं। ये भीड़ दिन ब दिन इकट्ठा होता चला गया। लास्ट में बेन अली फिर उनसे मिलने भी गए और उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद बौजीज़ी की डेथ हो गई। मोहम्मद बौजीज़ी की डेथ होने का ये आंदोलन और ज़्यादा विकराल रूप लेता चला गया। अंत में बेन अली का सत्ता को वहाँ की जनता ने उखाड़ फेंका, वहाँ पर डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया और इस तरीके से लोकतंत्रीय सरकार की स्थापना की गई। कहाँ पे? ट्यूनीशिया में। जब ट्यूनीशिया में हुआ तो इसको देखा देखी बगल के देश थे मिस्र, उसमें वहाँ पे भी आंदोलन हुआ। फिर दूसरे देश थे वहाँ पर भी आंदोलन हुआ। तो हर देश में ऐसा आंदोलन होता चला गया। अब इसी को अरब स्प्रिंग कहते हैं या अरब क्रांति कह लो। ये एक देश से स्टार्ट होकर कई देशों में फैलता गया, लेकिन कामयाब ज़्यादा देशों में नहीं हुआ, किसी में भी कामयाब नहीं हुआ। जब ये दुबई तक पहुँचा तो वहाँ के शासक लोग काफ़ी ज़्यादा समझदार थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले से इसकी तैयारी कर ली, लोगों को कुछ फ्रीडम देना स्टार्ट कर दिया ताकि लोग मतलब पूरे जोरदार तरीके से विरोध ना कर पाए। तो इसको पहले हैंडल कर लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है अस्त्र नियंत्रण संधि। तो यहाँ पे बहुत सारे अस्त्र नियंत्रण संधि, उसके सारे फुल फॉर्म्स आप याद कर लेना, कोई भी पूछ सकते हैं, जैसे LTBT, CTBT, ठीक है, स्टार्ट, साल्ट। तो ये सब क्या है, संधियाँ हैं, इसकी फुल फॉर्म वगैरह आपको याद होना चाहिए। तो ये मेन मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया कि ये सारे टॉपिक्स अगर आपको कवर हैं तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? शीत युद्ध के बारे में कौन सा कथन गलत है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ये संयुक्त राष्ट्र संघ यानी ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच की एक प्रतिस्पर्धा थी। तो ये कहता है कि क्या शीत युद्ध या संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच की एक प्रतिस्पर्धा थी? तो बिल्कुल सही है, लिखा हुआ है ये एक प्रतिस्पर्धा थी। क्यों थी प्रतिस्पर्धा? क्योंकि दोनों के बीच समाजवाद और पूंजीवाद को लेकर के क्या था, एक कॉम्पिटिशन चल रहा था शीत युद्ध के दौरान। अगला पॉइंट में चलते हैं, पॉइंट बी यानी कि ऑप्शन बी है, यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर युद्ध था। तो महाशक्तियों के बीच क्या विचारधाराओं को लेकर के युद्ध चल रहा था? बिल्कुल, समाजवाद और पूंजीवादी, समाजवाद और पूंजीवाद विचारधारा, यानी पहला दूसरा पॉइंट दोनों मिलता जुलता है। ऑप्शन सी देखते क्या है। ऑप्शन सी है, शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू कर की। तो जाहिर सी बात है, शीत युद्ध ने हथियारों का होड़ भी शुरू किया था। आर्म्स कॉम्पिटिशन बढ़े थे, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि दोनों ने एक दूसरे पर दबदबा बनाने के लिए ज़्यादा हथियार इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। डी देखते क्या है, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। तो भाई सीधे युद्ध में कहाँ शामिल थे, ये तो इनडायरेक्ट युद्ध चल रहा था, डायरेक्ट युद्ध तो हुआ नहीं। अगर डायरेक्ट होता तो इसको हम शीत युद्ध क्यों बोलते हैं, इसको तो हम विश्व युद्ध बोलते हैं ना। तो इसका मतलब हमें क्या गलत फाइंड आउट करना था। तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। और ऑप्शन बी जो है
वो भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी जो है हमारा वो गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। हमें गलत फाइंड आउट करना था, तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं कितने आंसर सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है? तो कौन सा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है वो देखते हैं। ऑप्शन ए, उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों की स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना। ऑप्शन बी, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना। ऑप्शन सी, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। और ऑप्शन डी, वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। तो ऑप्शन क्या क्या है? उपनिवेशवाद से मुक्त, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है, हमें वो फाइंड आउट करना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुछ उद्देश्य बताए थे। तो उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों की स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना, तो उपनिवेशवाद से जितने भी देश आज़ाद हुए थे उन देशों को क्या करना? स्वतंत्र विदेश नीति बनाने में हेल्प करना। तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालता है, तो इसको तो ये तो नहीं होगा, ये तो सही है। अगला देखते हैं, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार कर देना। बिल्कुल, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शर्त यही था कि भाई किसी भी सैन्य संगठन में हम शामिल नहीं होंगे, ये भी सही है। ठीक है, अब ऑप्शन सी, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। तो तटस्थता तो बिल्कुल नहीं था, अगर गलती होगा तो भाई हम युद्ध में शामिल भी होंगे, ऐसा नहीं कि दो लड़ रहे हैं मर रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं। तो ये इसका आंसर क्या है? ये मतलब आंसर गलत नहीं, मतलब कि ये जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मैच नहीं करता है। और वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान देना, तो विश्व में जो इकोनॉमिकल जो डिफरेंस है, जो असमानता, उसके समाप्ति पर बल देना, इसके लिए अंकटाड, इसके लिए भी बात रखी थी इन्होंने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहा था कि भाई हमारे लिए विदेश नीति अलग से बनाइए ताकि हम अपना विकास कर सकें। आप लोग तो ऑलरेडी डेवलप्ड हो और आप लोग इतना ज़्यादा डेवलप हो, हम आपसे कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, कंपटीशन बिल्कुल नहीं कर सकते, हम आपके बराबर नहीं है, तो हमें थोड़ा सा छूट मिलना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन से मैच करता है। तो राइट आंसर इस हिसाब से देखा जाए तो क्या हुआ? राइट आंसर हमारा होता है, राइट आंसर है हमारा सी, क्योंकि ये गुटनिरपेक्षता की नीति से मैच नहीं करता है। चलिए देखते हैं क्या है राइट आंसर। बिल्कुल सही, तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे महाशक्तियों द्वारा बनाए गए सैन्य संगठन की विशेषता बताने वाले कुछ कथन दिए गए हैं। प्रत्येक कथन के सामने सही या गलत चिन्ह लगाएं। तो नीचे महाशक्तियों द्वारा बनाए गए सैन्य संगठन की विशेषता बताने वाले कुछ कथन दिए गए हैं और प्रत्येक कथन के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाना है, क्या सही है और क्या गलत है। तो देखते हैं। ऑप्शन ए, उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों की स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना। ऑप्शन बी, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना। ऑप्शन सी, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। और ऑप्शन डी, वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसमें क्या गलत है और क्या सही है बताना। तो पहला ऑप्शन है उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों की स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ करना। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि सही है गलत है। बिल्कुल सही है। अगला है ऑप्शन बी, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना। तो कोई भी सैन्य संगठन में शामिल नहीं होना, ये भी गुटनिरपेक्षता की नीति थी। ठीक है, तो गुटनिरपेक्षता में भी ये था और जो सैन्य संगठन है उसमें भी कहा था कि भाई आप किसी दूसरे में नहीं, जैसे कि मान लो आप अमेरिका के भी नाटो में भी शामिल हो गए और फिर वार्सा में भी शामिल हो गए, तो ऐसे कैसे चलेगा, आप किसी एक का ही रह सकते हो। तो ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल मना किया गया था। नेक्स्ट है वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। विश्व में तटस्थ रहना, अपने से मतलब रखना, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं रखना, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। तो असमानता पर इनको भाई ये इनको उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये इन्होंने बिल्कुल ध्यान केंद्रित नहीं किया था असमानता पर, जबकि इवन गुटनिरपेक्ष देशों ने जब विरोध किया था तो ये क्या असमानता पे ख़त्म करिए, तो इन्होंने उसका विरोध किया। इन्होंने कहा कि नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये इसके ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल नहीं था। तो देखते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल कौन नहीं था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, फिदेल कास्ट्रो। ऑप्शन बी, मार्शल टीटो। ऑप्शन सी, निकिता क्रुश्चेव। ऑप्शन डी, गमाल अब्दुल नासिर। मैंने सबका नाम आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, फिदेल कास्ट्रो,
का भी नाम था, मार्शल टीटो का भी था, गमाल अब्दुल नासिर का भी था, निकिता क्रुश्चेव का नहीं था। निकिता क्रुश्चेव को मैंने किस में बताया था? क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में बताया था। तो ये गुट निपिक्स में तो थे ही नहीं, ये तो यूएसएसआर के नेता हैं, उनका तो ऑलरेडी गुट है वारसा। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। या तो आप जो पता है उसको छाट लीजिए, क्योंकि आपको पता है गुट निपिक्स में आंदोलन में शामिल थे फिदेल कास्त्रो, मार्शल टीटो भी थे, गमाल अब्दुल नासिर थे, ऑटोमेटिक बच गया निकिता क्रुश्चेव। आप ऐसे छाट लीजिए, या तो आप ऐसे छाट लीजिए कि निकिता क्रुश्चेव तो वारसा पैक्ट के थे, तो गुट निपिक्स में कैसे हो सकते हैं, तो आप ऐसे छाट लीजिए। यानी 3 गलत ऑप्शंस को आप साइड कर दीजिए, या तो एक राइट को चुन लीजिए। दोनों तरीका आपके पास चुनने का। वो तभी होगा जब आपको अच्छे से सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। ये देखिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो जब क्यूबा मिसाइल संकट हुआ उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए ट्रूमैन, ऑप्शन बी जॉनसन, ऑप्शन सी कैनेडी, ऑप्शन डी निक्सन। ठीक है, तो अब ये पूछा जा रहा है कि जब क्यूबा मिसाइल संकट था उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के थे, क्यूबा के थे फिदेल कास्त्रो, ठीक है, और निकिता क्रुश्चेव थे आपके यूएसएसआर के। तो पूछा अमेरिका का है, तो अमेरिका का कौन हो गया? जॉन एफ कैनेडी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पहला गुटनिपिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये भी बताया था मैंने आपको, 1961 में हुआ था। कहाँ किया था याद करिए। चलिए ऑप्शंस देखते हैं, शायद याद आ जाए। ऑप्शन ए बेलग्रेड में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी हवाना में, ऑप्शन डी निक्सन में। याद आ गया? बेलग्रेड में, बिल्कुल सही। तो पहला गुटनिपिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? ठीक है, तो शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1945 में शीत युद्ध शुरू हुआ था, है ना। तो देखते हैं ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए 1991, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी 1949, ये भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है सही आंसर क्या है, 1945। ऑप्शन सी 1947, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी 1939, ये क्या हुआ? गलत क्वेश्चन दे दिया क्या? चलो देखते हैं। यानी कि आपके पास 1945 का ऑप्शन ही नहीं है। अब हमें इनमें से चुनना है। अगर 1945 ऑप्शन में है, ध्यान रखिएगा, 1945 अगर आपके पास ऑप्शन में है तो आप 1945 ही चुनेंगे। क्योंकि यहाँ पे 1945 ऑप्शन में नहीं है, मुझे एक चुनना है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 1947। क्यों होगा बताता हूँ। इस शब्द का प्रयोग पहली बार अंग्रेजी लेखक जॉर्ज ऑवरले ने किया था। कब किया था? 1945 में प्रकाशित अपने एक लेख में किया था। पर उस लेख तक ही ये सीमित था बात, जिसमें उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 2 या 3 राक्षसी सुपर स्टेट्स के बीच एक परमाणु गतिरोध होगा, यानी परमाणु को लेकर के गतिरोध होगा, और प्रत्येक में हथियार होगा, दोनों के पास हथियार होगा, जिसमें लाखों लोग मारे जा सकते हैं। हो सकता है लाखों लोग मारे जाएं, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, और कुछ सेकंड में काफ़ी लोगों को मिटा दिया जाएगा। इसका उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये उन्होंने बताया था, और इसके लिए उन्होंने एक नाम रखा था, कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध का नाम रखा था। पर ऑफिशियली इस शब्द का इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार अमेरिकी फाइनेंसर और राष्ट्रपति के सलाहकार बर्नार्ड ब्रुच ने 1947 में कोलंबिया के स्टेट हाउस साउथ कैरोलिना में एक भाषण में किया था। तो पहली बार 1947 में शीत युद्ध शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये शीत युद्ध तो स्टार्ट बहुत पहले से 1945 से हो चुका था, पर इस शब्द का इस्तेमाल 1947 में किया गया था। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया, तो शब्द की अगर बात करें तो 1947 में हुआ था। पर अगर आपको ऑप्शन 1945 का मिलता है तो आप 1945 ही लगाएंगे। यहाँ पे 1945 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए 1947 इसका आंसर होता है, क्योंकि शब्द का इस्तेमाल 1947 में हुआ था। वहाँ पे क्वेश्चन में पूछना चाहिए था कि शीत युद्ध शब्द का इस्तेमाल कब हुआ, पर इन्होंने शीत युद्ध कब शुरू हुआ ऐसे करके पूछा हुआ है। थोड़ा सा घुमाने का कोशिश किया गया, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अप्रैल 1949 निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया गया था? 1949 में कौन सा संगठन बनाया गया था? ऑप्शन ए वार्सा पैक्ट, ऑप्शन बी नाटो, ऑप्शन सी सीटो, और ऑप्शन डी सेंटो। अब आ गया डेट का क्वेश्चन। हमेशा कहते हो सर डेट्स याद नहीं होते हैं। अगर आप इसको सीक्वेंस में याद रखोगे ना, डेट्स में कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। तो भाई सबसे पहले नाटो का गठन किया गया था, और नाटो 1949 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या है? नाटो। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? बगदाद संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे?
बगदाद संधि। चलिए 1959 में, 1955 में, 1965 में या 1975 में। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ, बगदाद संधि तो हमने पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो बगदाद संधि को ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेंटो के नाम से जानते हैं, ठीक है। और सेंटो का तो आपको पता ही आंसर क्या है, सेंटो का स्थापना कब हुआ था, 1955 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, 1955। थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। केंद्रीय संधि संगठन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आरंभ में बगदाद समझौते यानी 1955 में इसको बनाया गया था, बगदाद समझौता के रूप में सामने आया, जो कि तुर्की और इराक के बीच हुआ था। दो देशों के बीच, तुर्की और इराक के बीच एक संगठन बनाया गया था, इसका नाम था बगदाद पैक्ट। परंतु 1959 में इराक इस संधि से अलग हो गया, इराक अलग हो गया, ठीक है। और इराक अलग हो गया, जिसके कारण इसका नाम बगदाद पैक्ट से बदलकर सेंटो कर दिया गया। और इराक अलग हो गया तो इराक की वजह से बगदाद पैक्ट था, बगदाद के देश थे, अब अलग हो गया तो इसका नाम सेंटो रख दिया गया। सेंटो में अमेरिका के अतिरिक्त ईरान, पाकिस्तान तथा इंग्लैंड शामिल है। इस संगठन का निर्माण मुख्य रूप से सोवियत संघ के विरुद्ध किया गया था, सोवियत संघ के अगेंस्ट किया गया था, परंतु 16 मार्च 1979 में यह संगठन समाप्त हो गया, तो अब बचा ही नहीं। इसके जवाब में सोवियत संघ तथा समाजवादी चीन ने अपने आसपास के देश मसलन वियतनाम, कोरिया, इराक के साथ अपने संबंध को मजबूत किया था, ठीक है। कोरिया भी दो हैं, एक उत्तरी कोरिया है, एक दक्षिणी कोरिया है। तो सोवियत संघ ने उत्तरी कोरिया के साथ अपने रिलेशन को मजबूत बनाया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे देख तो पहले सही है गलत है, बिल्कुल सही, 1955 में हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। वार्सा पैक्ट का गठन कब हुआ था? वार्सा पैक्ट, तो देखते हैं 1955 में तो ऐसा सीटो का हुआ था ना, सॉरी सेंटो का हुआ था 1955 में, अभी पिछले क्वेश्चन में तो हमने किया था। अगला ऑप्शन है 1965, 1949, इसमें तो नाटो का हुआ था, और 1956, बहुत अच्छे से कंफ्यूज कर दिया इसने तो 1949 में आपका नाटो का हुआ था। नाटो के होने के काफ़ी लंबे समय के बाद वार्सा का गठन किया गया था। कहीं ये मत सोचना 1949 में वो हुआ तो 1949 में इसने भी कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। या फिर 1949 बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ। तो इसमें 1949 का सबसे नियरेस्ट नंबर कौन सा है? 1955, ठीक है। 65 और 56 तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, 55। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1955 में आपका वार्सा का गठन हुआ था। अगर आपको आंसर याद है, पूरा रट रखा है, तब तो बिल्कुल 55 लगाओगे। अगर नहीं रट रखा है तो थोड़ा सा लॉजिक्स पर भी ध्यान दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि मैंने लॉजिक लगाया 1949, और उस समय तो हुआ नहीं, उसके बाद में हुआ था, तो उसके बाद सबसे नियरेस्ट 1955 था, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, पहले इसको देख लेते हैं, सही है गलत है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? बर्लिन की दीवार कब खड़ी की थी? बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। 1969 में, 1962 में, 1960 में और 1965 में, ठीक है। तो बर्लिन की दीवार बनी थी 1961 में, ठीक है। 1961 में बर्लिन की दीवार भी बनी है, 1961 में बिलगेट सम्मेलन भी हुआ था गुट निरपेक्ष आंदोलन का। तो आप इन दोनों को बहुत अच्छे से याद रख सकते हो, दोनों एक टाइम पे, इधर बर्लिन की दीवार बनी और इधर ये हुआ, ठीक है। तो 1961 में बर्लिन की दीवार बनी है। चलो देखते हैं, राइट आंसर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? यानी जब दो ध्रुवीय विश्व था, दो ध्रुवीय बायोपोलरिटी सिस्टम, ठीक है, दो ध्रुवीय यानी कि शीत युद्ध की बात चल रही है, तो जो पूर्वी गठबंधन है उसको किसने लीड किया था? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन। इस क्वेश्चन को ना काफ़ी तरीके से पूछा जा सकता है, मैंने तो यहाँ पे एक ही एग्जांपल दिया, फिर भी मैं बताता हूँ। पूर्वी गठबंधन भी पूछ सकते हैं, ठीक है, सोवियत संघ उसके साथी देश भी पूछ सकते हैं, समाजवादी गठबंधन के देश भी पूछ सकते हैं, दूसरी दुनिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी का आंसर क्या होगा? एक ही होगा, तो सब के सब एक हैं। और इस तरफ क्या हो जाता है? पश्चिमी गठबंधन, पहली दुनिया, ठीक है, पूंजीवादी देश, अमेरिका और उसके साथी देश। तो यहाँ पर चूंकि पूर्वी गठबंधन पूछा, तो पूर्वी गठबंधन कौन से? पूरब के देश यानी समाजवादी गठबंधन वाले देश। इसका राइट आंसर है सोवियत संघ। अगर पश्चिमी पूछा होता तो अमेरिका होता। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सोवियत संघ। लेट मी चेक, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13,
दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सोवियत संघ से, ऑप्शन बी अमेरिकी गुट से, ऑप्शन सी गुट निरपेक्ष आंदोलन से, ऑप्शन डी इनमें से किसी से भी नहीं। तो क्वेश्चन क्या? दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब याद आ गया? हिंदी में नहीं पता था ना। हाँ, तो सीटो किसका था? अमेरिका ने बनाया था ना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? अमेरिका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? क्यूबा मिसाइल क्राइसिस अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि चलो बताता हूँ मैं। 1962 में, ऑप्शन बी 1961 में, ऑप्शन सी 1964 में, ऑप्शन डी 1950 में। कई बार बच्चे ना 1961 1962 के बीच कंफ्यूज होते हैं कि भाई बात तो 1961 से शुरू हो गई थी, ठीक है। तो 1961 से बेटा इस चीज़ को ध्यान रखना, 1961 से जो निकिता क्रुश्चेव हैं और जो फिदेल कास्त्रो हैं इनके बीच बातचीत चल रही थी, ठीक है। पर मिसाइलें जो तैनात होनी शुरू हुई, जब मतलब एक्शन जो लिया गया वो 1962 में लिया गया, और 3 हफ्ते में तो पता ही चल गया। तो 3 हफ्ते में साल थोड़ा ना चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 1961 में इनके बीच बातचीत चल रही थी, वार्तालाप चल रहा था, सरकारें बदली गई, फिदेल कास्त्रो ने मतलब जनरल बतिस्ता की सरकार को बर्खास्त किया, सत्ता में आए, ये सब 1961 में हुआ था। पर जो क्यूबा से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है ना वो स्टार्ट 1961 से होता है, 1962 पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो 1962 ही इसका ऑप्शन होगा, कंफ्यूज मत रहना 1961 में। हाँ, कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकते हैं कि भाई इसकी मतलब हालात कब से शुरुआत है। क्वेश्चन को पहले समझना पूरा कि उन्होंने पूछा क्या है। अगर फिर भी ना समझ में कंफ्यूज हो तो फिर भी 1962 ही चुनना। 99% चांस है कि 1962 वाला ही क्वेश्चन पूछेंगे। 1961 का 1% ही चांस है कि कोई टीचर आ गया साइको टाइप का, ठीक है, उसने एकदम क्वेश्चन पेपर तैयार कर दिया एकदम मतलब खतरनाक सा, तो आपके साथ हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन पेपर को सीबीएसई भी जानती है, बच्चों को जितना पढ़ाया जाए उतना ही दिया जाए, ज़्यादा टफ ना किया जाए, थोड़ा इजी रखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किस देश में नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो किस देश में ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किसने किया? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी पश्चिमी जर्मनी। तो नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किसने किया था कि भाई नाटो में अमेरिका को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नाटो में अमेरिका मतलब अमेरिका को नहीं होना चाहिए, ये नहीं मतलब कि अमेरिका अपनी चलाया जा रहा था, तो उसके अगेंस्ट कोई तो खड़ा होना चाहिए ना। तो बार बार ना फ्रांस जो है अमेरिका के आगे खड़ा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? फ्रांस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। शीत युद्ध का चरम बिंदु था, चरम बिंदु भी थोड़ी देर पहले मैंने डायग्राम बना के बताया था। ऑप्शन ए बर्लिन की दीवार का बनाया जाना, ऑप्शन बी बर्लिन की दीवार का गिराया जाना, ऑप्शन सी क्यूबा मिसाइल संकट, ऑप्शन डी दूसरा विश्व युद्ध। जाहिर सी बात है यार, जो चरम बिंदु होगा विश्व युद्ध तो होएगा ही नहीं, क्योंकि विश्व युद्ध के बाद ही शीत युद्ध आपका शुरू हुआ है, तो वो तो है ही नहीं, ठीक है। अगर चरम बिंदु होगा तो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होगा, सबको पता होगा, और सबसे ज़्यादा फेमस क्या है यहाँ पे? क्यूबा मिसाइल संकट है। तो इसका चरम बिंदु क्या था? क्यूबा मिसाइल संकट, जो मैंने बताया डायग्राम बना करके। बात थोड़ी सी भी बढ़ती तो युद्ध में तब्दील हो जाता, और अगर युद्ध हो जाता तो फिर तो विश्व युद्ध कहते हैं ना, शीत युद्ध का पूछा गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्यूबा का मिसाइल संकट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? ऑप्शन ए जॉन एफ कैनेडी, ऑप्शन बी निकिता क्रुश्चेव, ऑप्शन सी फिदेल कास्त्रो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान सोवियत संघ के जो नेता थे वो कौन थे? निकिता क्रुश्चेव। ये तो रट्टा याद होता है बच्चों को। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी निकिता क्रुश्चेव। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? खुफिया एजेंसी, ऑप्शन ए रॉ, ऑप्शन बी केजीबी, ऑप्शन सी सीआईए, ऑप्शन डी सीबीआई। तो भाई इसमें से दो तो इंडियन है जो हमें पता है, एक तो रॉ एक सीबीआई। तो सीबीआई क्या है? जो इंटरनली देखती है, रॉ जो एक्सटर्नल देखती है। अब बचे केजीबी और सीआईए। तो रशियन हम हॉलीवुड मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं, अमेरिकन ज़्यादा देखते हैं, और सीआईए बार बार जिक्र होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सीआईए। केजीबी जो है वो रसिया की खुफिया एजेंसी है। तो आपको यही माना, देखो केजीबी के बारे में पता चल गया, रॉ के बारे में पता चल गया, और सीआईए के बारे में चला गया। तो सीआईए अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर? ऑप्शन है 1914 टू 1917, 1914 टू 1918, 1917 टू 1919 और 1939 टू 1945। ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था और ये तो डेट ही मतलब 17 और 19 कुछ बन ही नहीं रहा। 14 से 17, 14 में तो स्टार्ट हुआ था लेकिन 17 में ख़त्म नहीं हुआ था। राइट आंसर क्या हो गया? ये तो रॉन्ग है, ठीक है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या हो गया? 1914 से, सॉरी, क्वेश्चन पूछा है दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, तो दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 टू 1945। डी इसका राइट आंसर है। अभी गलती कर देता मैं, क्वेश्चन को भाई ध्यान से पढ़ लेना। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते हैं दूसरा विश्व युद्ध और दिमाग में चल रहा होता है पहला विश्व युद्ध, जो कि अभी मेरे साथ हो रहा था, ठीक है। मेरे माइंड में चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और मैं पढ़ रहा था सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945 हुआ है। कंफ्यूज करने देखो कितना अच्छा ऑप्शन दिया, 1914 टू 1918, 1914 से 1918 के बीच, और ज़्यादातर ऑप्शन इसी के बीच कंफ्यूज किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 1939 टू 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही, गलती करते करते बच गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ध्रुव राष्ट्र में कौन से देश शामिल हैं? ध्रुव राष्ट्र, मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र, ठीक है। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब सवाल ये उठता है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, सवाल ये उठता है, इसने तो बोला ही नहीं पहला विश्व युद्ध या दूसरा विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो जापान और इटली तो मित्र राष्ट्र में था, ठीक है, तो सिर्फ जर्मनी होना चाहिए ऑप्शन। और दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो जर्मनी, जापान, इटली तीनों है। अब क्या लगा है? क्वेश्चन तो कंफ्यूज कर दिया। तो यहाँ पर मैं आपको हमेशा क्लास में बताता हूँ कि हमेशा लेटेस्ट वाले को लेकर चलोगे। जब उसने क्लेरिफाई नहीं किया है तो आप लेटेस्ट वाले को लेकर चलोगे, और लेटेस्ट क्या है? दूसरा। पहला विश्व युद्ध अगर उसको पूछना होगा ना तो स्पेशली मेंशन किया जाएगा क्वेश्चन में कि पहला विश्व युद्ध में कौन से देश मित्र राष्ट्र में, कौन से ध्रुव राष्ट्र में थे। चूंकि इसने बोला नहीं है पहला दूसरा, तो इसका मतलब क्या है कि दूसरे की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जर्मनी, जापान, इटली तीनों ही शामिल थे, तो उपरोक्त सभी, डी इसका राइट आंसर है। तो हर क्वेश्चन के पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं, उसको अगर आप समझोगे तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र से संबंधित है? निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र से संबंध रखता है? तो ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है जापान, सी है भारत और ऑप्शन डी फ्रांस। तो मित्र राष्ट्र से संबंधित कौन सा है? मित्र राष्ट्र में जर्मनी तो ध्रुव राष्ट्र में था, जापान भी ध्रुव राष्ट्र में था, भारत तो किसी में था ही नहीं, तो गुट निरपेक्ष था, ठीक है। तो फ्रांस बचा, ये भी नहीं हुआ। तो देखो हमने रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट किया, राइट आंसर हमारे हाथ में आ गया। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या था। बिल्कुल सही, राइट आंसर आपका फ्रांस ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। 22 क्या कहता है? दूसरा विश्व युद्ध किन किन के बीच हुआ, यानी किन किन देशों के बीच हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन ए मित्र राष्ट्र और दुश्मन राष्ट्र के बीच। अच्छा, देश नहीं बोल रहा है ऑप्शन में, तो इसने ग्रुप का नाम दिया है। तो भाई मित्र राष्ट्र तो मैंने सुना है, दुश्मन राष्ट्र तो मैंने सुना ही नहीं कभी। ऑप्शन बी मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र के बीच, दोनों सुने लग रहे हैं। फिर भी अगला ऑप्शन देखते हैं, मित्र राष्ट्र और परमाणु राष्ट्र के बीच, परमाणु राष्ट्र भी मैंने कभी सुना ही नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये तो मैंने सुना ही नहीं है, ये भी मैंने सुना नहीं है दोनों, ठीक है। ये मैंने सुना हुआ है और ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये सुना हुआ है तो इसका मतलब यही होगा ना, फिर इसकी तो जरूरत ही नहीं है हमें। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट मी चेक, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों ने विश्व का बंटवारा शुरू किया। ये बंटवारा कहाँ से शुरू हुआ था? कहाँ से बंटवारा शुरू हुआ? दोनों राष्ट्रों ने क्या क्या बांटना शुरू कर दिया दुनिया का? ऑप्शन ए अफ्रीका से, ऑप्शन बी यूरोप से, ऑप्शन सी एशिया से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दो, द्वितीय विश्व युद्ध का पूरा अखाड़ा ना यूरोप ही बना था। यूरोप में ही पूरा युद्ध हुआ। यूरोप में ही जर्मनी अलग जा रहा है, इटली अलग जा रहा है, ठीक है। उसका जर्मनी इटली बाद में सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक हो गए थे। फ्रांस अलग है, फ्रांस बेल्जियम एक तरफ है, पोलैंड एक तरफ है, ठीक है। जर्मनी और इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया ये सब एक तरफ है। तो कहने का मतलब पूरा का पूरा अखाड़ा कहाँ हुआ? यूरोप का पूरा बटा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद महाशक्तियों ने जब बांटना स्टार्ट किया, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जब बंटवारा हुआ, तो यूरोप के यानी कि जर्मनी जो है ना, यूरोप के बीचों बीच में जर्मनी मतलब जर्मनी के बीच से एकदम चीर करके दो हिस्सा कर दिया गया। बीच में से दीवार बनाया गया। जर्मनी की राजधानी थी बर्लिन। बर्लिन से एक दीवार बनाया गया, एकदम बीच में से एकदम हाफ एंड हाफ किया गया।
और दीवार के राइट साइड का हिस्सा सोवियत संघ का और लेफ्ट साइड का हिस्सा पूंजीवादी देश अमेरिका वगैरह का हो गया। तो इस तरीके से बंटवारा हुआ। तो कहाँ से बंटवारा? यूरोप से हुआ। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी, यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। पहला विश्व युद्ध कब हुआ? ठीक है, तो पहला विश्व युद्ध कब हुआ था भाई? अभी देखो दूसरा वाला हम किए थे ना, वहाँ पे मैं पहले वाले को कंफ्यूज हो गया था पहला वाला, और वहाँ पे मैंने बताया भी था आपको 1914 से 1918 पहला विश्व युद्ध हुआ था। चलो ऑप्शन देखते हैं। 1914 से 1917 बिल्कुल नहीं है, 1914 से 1918 ये तो है, पर फिर भी ऑप्शंस देखना चाहिए। क्या होता है ना कई बार कि हम एक आंसर देख करके हम एकदम कॉन्फिडेंट में चलते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते नहीं, लेकिन फिर भी आपको अगर राइट आंसर पता भी तो फिर भी बाकी ऑप्शंस भी एक बार जरूर देखना। 1917 से 1919 और 1939 से 1945, क्योंकि मुझे पता था 14 से 18, बाकी तो बिल्कुल गलत है। तो पहला विश्व युद्ध क्या हुआ था? 1914 से 1918, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। नाटो की स्थापना कब हुई? 1945 में, 1914 में, 1949 में और 1950 में, और ऑप्शन डी है 1955 में। तो नाटो मैंने शुरू में बताया था 1949 में नाटो का स्थापना किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? 1949। क्वेश्चन नंबर 26। आप भी साथ साथ कोशिश करिए इसको सॉल्व करने का, कॉपी लेकर के। जितने आप सॉल्व करोगे पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। क्वेश्चन नंबर 26। अमेरिका ने जापान के शहरों में परमाणु बमों से हमला किया। अमेरिका ने जापान के डैश शहरों में परमाणु बमों से हमला किया। चलो देखते हैं कौन सा शहर पे था। ऑप्शन ए 3 शहरों पे, ये क्या था? मुझे लगा हिरोशिमा नागासाकी पूछेगा। चलो ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। अच्छा ये पूछ रहे कितने शहरों पे किया गया। अच्छा ठीक है, तो भाई हमें पता है हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों पे हुआ था, हमें दोनों शहरों का नाम भी पता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। अमेरिका ने जापान पर जिन बमों से पहला हमला किया उनकी क्षमता कितनी थी? तो जिन बमों से पहला हमला किया था उसकी हमें क्षमता बताना कितनी थी। ऑप्शन ए 20 से 30 किलोटन, ऑप्शन बी 20 से 25 किलोटन, ऑप्शन सी 10 से 30 किलोटन, ऑप्शन डी 15 से 21 किलोटन। क्या करें? तो बिल्कुल नहीं पता, गैस भी नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बार बार कहा था कि एनसीईआरटी के बुक में लेफ्ट और राइट साइड में जो छोटे छोटे कॉलम से लिखे होते हैं उसको जरूर पढ़ना। और ये फर्स्ट चैप्टर में साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड, जब आप ओपन करोगे बुक को लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड के पेज पे एकदम लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है पूरा कि जापान पे कब बम गिराया गया, कितने किलोवाट का बम था, कितने किलोटन का था, सब कुछ बताया गया। तो यहाँ पर पूरा कितने किलोटन का था। यहाँ पे इसका राइट आंसर है, क्योंकि आपको तो याद होगा नहीं, खैर मुझे याद है, मैं बताता हूँ। 15 से 21 किलोटन का बम गिराया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? 15 से 21 किलोटन, ऑप्शन डी। चलो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। बगदाद संधि को बाद में किस नाम से जाना जाने लगा? तो बगदाद संधि को हम किस नाम से जानते हैं बाद में? ऑप्शन ए नाटो, ऑप्शन बी सीटो, ऑप्शन सी सेंटो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ठीक है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन सी सेंटो। बगदाद संधि को बाद में सेंटो नाम कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। जर्मनी की राजधानी डैश है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाम लिया था, याद करो। ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी क्योटो, ऑप्शन सी बर्लिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। लंदन तो भाई ब्रिटेन में है, तो राइट आंसर क्या है इसका? बर्लिन। बर्लिन के 2 हिस्से हुए थे, जर्मनी की राजधानी थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। चलो देखते हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अमेरिका ने किस विचारधारा का समर्थन किया? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, ठीक है, विचारधाराओं के नाम भी बताए थे। सोचो, जब तक ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए साम्यवाद, ऑप्शन बी समाजवाद, ऑप्शन सी पूंजीवाद या ऑप्शन डी उदारवाद। ठीक है, तो अमेरिका क्या था? समाजवाद तो सोवियत संघ का था, और अमेरिका में क्या था? पूंजीवाद। तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन सी पूंजीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। शीत युद्ध से संबंधित है डैश। शीत युद्ध से डैश संबंधित है, क्या संबंधित है भाई? ऑप्शन ए विचारधाराओं की लड़ाई, ऑप्शन बी महाशक्ति बनने की होड़, ऑप्शन सी अधिक हथियार इकट्ठा करने की होड़, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो भाई शीत युद्ध तो विचारधाराओं की लड़ाई तो थी, समाजवादी और पूंजीवादी। महाशक्ति बनने की होड़ थी, सोवियत संघ चाहता था कि भाई मैं ताकतवर बन जाऊँ, अमेरिका चाहता था मैं ताकतवर बन जाऊँ, दोनों एक दूसरे से ताकतवर बनने के चक्कर में हथियार इकट्ठा करते जा रहे थे।
तो दोनों ताकतवर भी बनना चाहते थे, हथियारों की भी होड़ थी। और नेक्स्ट है ऑप्शन सी, अधिक हथियार इकट्ठा करने की होड़। तो दोनों हथियार भी इकट्ठा कर रहे थे, तो तीनों के तीनों ही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 32, अमेरिका ने जापान पर जिन बमों से हमला किया उनका गुप्त नाम था। तो उन बमों का नाम बताना है जिसका अमेरिका ने जापान पर हमला किया था, जिन बमों का इस्तेमाल करके। ऑप्शन ए लिटिल बॉय, ऑप्शन बी फैट मैन, ऑप्शन सी शॉर्ट मैन, ऑप्शन डी ए एंड बी। शॉर्ट मैन तो था नहीं, लिटिल बॉय और फैट मैन था, तो ए और बी, लिटिल बॉय और फैट मैन। तो मुझे लगता है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 33, अमेरिका ने जापान के डैश और डैश शहरों पर परमाणु हमला किया। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, दोनों देशों के नाम भी बताया, मतलब दोनों शहरों के नाम भी मैंने आपको बताए थे अमेरिका जापान के। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्योटो, ऑप्शन बी नागासाकी, ऑप्शन सी हिरोशिमा, ऑप्शन डी बी एंड सी दोनों। बिल्कुल सही, बी और सी दोनों ही होगा। हिरोशिमा नागासाकी दोनों पे गिरा था, और दोनों ऑप्शन हम अलग अलग तो लगा नहीं सकते, तो बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 34, मित्र राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे? मित्र राष्ट्र के देश बताना है। अब यहाँ पर भी बताया नहीं है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो हम कौन सा कंसिडर करेंगे? सेकंड वर्ल्ड वॉर। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी ब्रिटेन और फ्रांस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन को तो इसने ट्विस्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। तो मित्र राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? तो यहाँ पे देखो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि आप शीत युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, हम विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। विश्व युद्ध के टाइम पे अमेरिका और सोवियत संघ दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे भाई। ये इसका दोस्त है, ये इसका दोस्त है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों के बीच बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। और ब्रिटेन और फ्रांस तो थे ही, तो इसका तीनों आंसर हो गया, ठीक है। तो तीनों का तुम इकट्ठा अलग अलग कर नहीं सकते, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, सोवियत संघ ने किस विचारधारा का समर्थन किया? सोवियत संघ ने किस विचारधारा का समर्थन किया? देखते हैं। ऑप्शन ए पूंजीवाद, ऑप्शन बी व्यवहारवाद, ऑप्शन सी साम्यवाद, ऑप्शन डी उदारवाद। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सोचो, किसका सपोर्ट किया था इसने? तो इसने किसका सपोर्ट किया था? साम्यवाद का। क्या करो, समाजवाद हमने पढ़ा था, समाजवाद तो ऑप्शन है नहीं, समाजवाद साम्यवाद सब दोनों सिमिलर ही है। तो राइट आंसर क्या हो गया? साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद में ना थोड़ा सा अंतर है कि जैसे कि कार्ल मार्क्स ने जो थ्योरी दी थी उसे हम समाजवाद कहते हैं, और कार्ल मार्क्स की थ्योरी में ये था कि भाई समाज के सभी लोग मिल करके शासन संभालेंगे। अब पॉसिबल कैसे, समाज के सभी लोग मिल करके शासन कैसे संभाल सकते हैं? हर किसी को शासन का नॉलेज छोड़ना होता है, और सभी लोग पहुँच जाएंगे पार्लियामेंट, वैसे वहाँ के पार्लियामेंट को हम ड्यूमा कहते हैं रशिया के, तो वहाँ पे सभी लोग पहुँच जाएंगे, तो कैसे काम करेंगे? काम तो हो नहीं पाएगा। सभी लोग, किसी को आता है किसी को नहीं आता है, तो इससे अच्छा वो लोग हों जिनको आता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या था कि उन्होंने देखा, लेनिन ने देखा कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी तो सही है, हमें सिस्टम चाहिए, लेकिन तरीका से वो सेटिस्फाई नहीं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि अमीरों की सहायता के बिना हम सत्ता को स्टैब्लिश नहीं कर सकते, शासन को सही तरीके से नहीं ऑपरेट कर सकते, क्योंकि वो विद्वान हैं, पढ़े लिखे, उनका हेल्प तो लेना ही पड़ेगा। तो उन्होंने उसका हेल्प लिया, और उन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया इसमें। इन बदलावों के कारण ना इसका नाम क्या पड़ गया? साम्यवाद। इनका नाम चेंज कर दिया गया साम्यवाद। तो समाजवाद और साम्यवाद में थोड़ा सा फर्क है। समाजवाद जो है थ्योरिकल तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल उसको एग्जीक्यूट करना आसान नहीं था, और साम्यवाद को प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट किया गया था। बाकी अधिक जानकारी के लिए अलग से वीडियो आपको मैंने बना रखा है, लिंक में डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, देखो सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 36, सेंटो संधि कब हुई? ऑप्शन ए 1954 में, ऑप्शन बी 1955 में, ऑप्शन सी 1999 में, और ऑप्शन डी 1950 में। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1955, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो सेंटो की स्थापना कब हुई थी? सेंटो संधि की 1955 में। क्वेश्चन 3 बार अलग अलग तरीके से आ चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, नाटो की स्थापना के समय उसके कितने सदस्य देश थे? मैंने शुरू में बताया था नाटो के बारे में, जब बता रहा था कितने देश थे उसमें जब स्थापना किया गया था। ऑप्शन ए 10, बी 6, सी 12 और डी 16। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी, क्योंकि जब नाटो का स्थापना किया गया था उस वक्त 12 देशों ने मिलकर के इसको स्थापना किया था। नाटो में कितने सदस्य थे? 12। देखते हैं
बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल हुए? 14वां शिखर सम्मेलन में पूछ लेना लेटेस्ट में। चलो देखते हैं। तो जो लास्ट का सीबीएसई का लास्ट अपडेट के साथ 2006 तक का आपको पूरा पता होना चाहिए। 14वां शिखर सम्मेलन 2006 में हुआ था और कितने सदस्य शामिल थे? चलो देखते हैं। ऑप्शन ए 116, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये तो पता है कि पहला शिखर सम्मेलन हुआ तो उस वक्त पहले तो 5 देशों ने मिलकर स्थापना किया था। पहला शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ था बेलग्रेड में, उस वक्त 25 देश थे। अब 2006 तक कितने देश बढ़ जाएंगे भाई? ठीक है, और सारे आसपास के हैं, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 116 देश थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कब हुआ? डेट पूछ लिया है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था। 2005 में, 2006 में, 2007 में या 2000 इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? 2006 में। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। चलो देखते हैं कितना सही है। बिल्कुल सही। तो 2006 में आपका क्या हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? अब ये जगह पूछा है। एक में पूछा कितने देश थे, अब पूछा फिर पूछा कि कब हुआ, अब पूछ रहा है कहाँ हुआ था। तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी क्यूबा में, ठीक है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि ये हवाना में हुआ था। आप कहोगे हवाना तो यहाँ है नहीं, तो हवाना क्यूबा की राजधानी है, क्यूबा में ही है। तो क्यूबा के हवाना में इसका सम्मेलन हुआ था, 14वां शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो ये इसका 14वें का राइट आंसर क्या हो गया? क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 यानी कि वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अब तो और ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया पुराने अपडेट के हिसाब से पूछा गया। तो पुराने अपडेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितने हैं इसके अंदर? पुराने अपडेट्स के हिसाब से देखा जाए तो 28 है, लेकिन वर्तमान पूछ रहा है तो हमें नया देख करके चलना पड़ेगा। और नया जो है 29, 12 और चेंज हुआ है, तो हमें एकदम एग्जैक्ट तो पता नहीं कि कितने हैं। तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन डी लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 28 जो था वो बाद तक का था और 29 एक तो बढ़ा नहीं, उससे और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो चुका है? ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलो देखते हैं, बिल्कुल सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? अरे बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। महात्मा गांधी पॉलिटिक्स में तो इंटरेस्टेड थे ही नहीं, तो पॉलिटिक्स में कभी आए नहीं, ना ही संविधान सभा में आए, बाहर से उन्होंने बस वो कहा। लाल बहादुर शास्त्री बाद में आए। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो राष्ट्रों का एकीकरण किया था। विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री तो नेहरू जी थे, तो जाहिर सी बात है विदेश का चीज़ भी वही देखेंगे। और गुट निरपेक्ष जो एक्सटर्नल पॉलिसी जो था नेहरू जी ने बनाया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बने? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन तो आपको पता है बेलग्रेड में हुआ था, लेकिन अध्यक्ष कौन बने थे? अब ये क्वेश्चन आ गया, सॉरी। तो ऑप्शन ए मार्शल टिटो, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुकर्णो और ऑप्शन डी अब्दुल नासिर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जब हुआ था तो उसके अध्यक्ष कौन थे। तो आपको हिंट देता हूँ, जो 5 नेता थे ना, उन्हीं में से कोई एक थे। क्या कह रहा हूँ? ऑप्शन में भी वही है। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो इसके राइट आंसर है सुकर्णो। तो सुकर्णो ने पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन को पूरी तरीके से लीड किया था और वो उसके अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। G77 का आशय दुनिया के किन देशों से था? तो G77 में कौन से देश थे? ऑप्शन ए विकासशील देश, ऑप्शन बी विकसित देश, ऑप्शन सी अविकसित देश, ऑप्शन डी सभी। तो सभी तो हो नहीं सकते। जो विकासशील देश थे ना, वो G77 के मेंबर थे। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? विकासशील देश, यानी कि ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। दोनों महाशक्तियों ने 1960 के दशक में कितनी महत्वपूर्ण संधियां की? दोनों महाशक्तियों ने, सिर्फ 1960 के दशक की बात की जा रही है, तो 1960 के दशक का मतलब क्या हो गया? 1960 से लेकर के 1969 तक की, यानी 1960 टू 1969 की बात चल रही है, इसको हम दशक कहते हैं। 1960 का दशक, शताब्दी अलग हो जाता है। तो इस बीच कितनी महाशक्तियों, दोनों महाशक्तियों ने कितनी संधियां की? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों ने कितनी संधि की? इसका राइट आंसर है 3 संधियां की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब हुई? तो अमेरिका ने आज़ादी की लड़ाई कब लड़ी थी? थोड़ा सा सिलेबस से बाहर है, चलो देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए 1717 में, ऑप्शन बी 1787 में, ऑप्शन सी 1750 में और ऑप्शन डी 1785 में। तो इसका राइट आंसर है, चूँकि आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है 1787 में अमेरिका ने स्वतंत्रता की यानी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी 1787 में। देखते हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। पश्चिम गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो पश्चिम के गठबंधन को कौन लीड कर रहा था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो जाहिर सी बात है, पश्चिम के गठबंधन को अमेरिका लीड कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। चीन और सोवियत संघ के बीच एक भूभाग को लेकर छोटा सा युद्ध हुआ था। चीन और सोवियत संघ के बीच एक ज़मीन को लेकर के छोटा सा युद्ध हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर डैश दे रखा है। ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1970 में और ऑप्शन डी 1999 में, ऑप्शन डी 1969 में। तो चीन और सोवियत संघ के बीच एक छोटा सा युद्ध हुआ था, जहाँ से चीन सोवियत संघ से कटना स्टार्ट हो गया था, फिर उसने ओपन डोर पॉलिसी अपना लिया था और दोनों के बीच मनमुटाव आ गया था, और ये युद्ध हुआ था 1969 में। कहाँ है? हाँ, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि 1969 में दोनों के बीच युद्ध हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य देश शामिल हुए? फर्स्ट गुट निरपेक्ष आंदोलन में, तो ये मैं बार बार आपको बता रहा था कितने थे कितने, अभी थोड़ी देर पहले फिर बताया, उसके पहले बताया। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन में क्या है, 25 देशों ने भाग लिया था। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। अरब स्प्रिंग का आरंभ कब से माना जा सकता है? यानी अरब स्प्रिंग कब शुरू हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए 2009 में, ऑप्शन बी 2002 में, ऑप्शन सी 2010 में, ऑप्शन डी 2019 में। तो ये जो अरब स्प्रिंग है ये 2009 में आरंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। ट्यूनीशिया, थोड़ा सा गलत लिख गया है, ट्यूनीशिया लिखा हुआ है, ट्यूनीशिया नहीं ट्यूनीशिया है। ट्यूनीशिया में आरंभ अरब क्रांति किसके विरोध में हुई थी? ऑप्शन ए तानाशाही तथा बेरोजगारी के विरोध में, ऑप्शन बी मानवाधिकार के उल्लंघन के विरोध में, ऑप्शन सी राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरोध में, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो मैंने आपको बताया था कि बैन अली बहुत ज़्यादा तानाशाह थे, जिसकी वजह से मोहम्मद बौजीज़ी ने सुसाइड किया, लेकिन उन्होंने आंदोलन तो नहीं किया ना, आंदोलन तो जनता ने किया था, और जनता इन सभी चीज़ों से परेशान थी। तो जनता किन किन चीज़ों से परेशान थी? तो मोहम्मद बौजीज़ी को दिमाग में रख कर आंसर करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद बौजीज़ी तो सिर्फ करप्शन की वजह से किया, पर जनता ने जो विरोध किया, जनता का ऑलरेडी बहुत सारा गुस्सा उनके मन में था, बहुत सारी चीज़ें थी, सारी बात एक बार में फूट गई। तो तानाशाह और बेरोजगारी से भी जनता परेशान थे, मानवाधिकार का उल्लंघन होता था, इंसान की जान को जान नहीं समझते, बैन अली ने यूँ ही गोलियाँ चलवा दी लोगों पर, राजनीतिक भ्रष्टाचार तो बहुत ज़्यादा था। तो तीनों के तीनों हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से किसका संबंध वार्सा संधि से नहीं है? ऑप्शन ए पोलैंड, ऑप्शन बी रोमानिया, ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन डी फ्रांस। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या है, आपको वार्सा के सभी देशों का नाम पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो। ठीक है, तो वार्सा के सभी देशों का नाम तो पता नहीं है, ठीक है, फिर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं
जर्मनी से 20 से 2 हिस्से हुए थे, बताया था मैंने आपको, और इधर का क्या चला गया, सोवियत संघ में। और वार्सा किसका था, सोवियत संघ का। तो जर्मनी के राइट में क्या पड़ता है, पोलैंड, तो पोलैंड भी सोवियत संघ की तरफ चला गया, तो ये भी क्या हो गया, वार्सा में हो गया। हमें पूछा कि कौन नहीं है, ठीक है। अब रोमानिया, चलो रोमानिया का समझ में नहीं आ रहा है एक बार के लिए, रोमानिया पता नहीं चल रहा कि रोमानिया किसकी तरफ था, चलो ठीक है। सोवियत संघ तो पता है ना कि सोवियत संघ तो वार्सा में था ही। पोलैंड क्लियर हो गया, ये वार्सा में था, इसका मतलब हमें पूछा नहीं, तो पोलैंड तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। उसके बाद सोवियत संघ का भी हो गया, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 2 तो हमारे यहीं एलिमिनेट हो गए। अब बचा रोमानिया और फ्रांस। ध्यान से देखो, क्लियर हो जाएगा। इससे पहले क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि कोई भी किसी एक सैनिक संगठन में शामिल हुआ तो दूसरे में नहीं हो सकता। और फ्रांस किसके तरफ था, अमेरिका की तरफ था। और फ्रांस किसका था, नाटो का मेंबर था। एक क्वेश्चन और आया कि फ्रांस ने नाटो का विरोध किया था। वो 2 क्वेश्चन को भी अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसका मतलब साफ साफ होता है कि फ्रांस क्या है, नाटो का मेंबर है, तो फ्रांस क्या है, वार्सा का मेंबर नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, फ्रांस। बहुत बड़े विद्वान दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम है सुकरात। उन्होंने एक बात कही थी कि प्रश्न को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो ना तो आधा उत्तर तो आपको वहीं मिल जाता है। और मैं एक बात कहता हूँ कि आधा आंसर ना आपके क्वेश्चन पेपर में ही होता है, काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर। कई बार क्या होता है कि अगर आपने क्वेश्चन पेपर को सही से पढ़ा ना तो 1-2 क्वेश्चन तो आपको उसमें मिल जाएंगे। आपको बस यूटिलाइज़ करना आना चाहिए सही तरीके से। अगर आपने क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल सही से यूटिलाइज़ किया ना तो आपको 1-2 आंसर उससे मिल जाएगा। तो एक अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, 2 क्वेश्चन के पीछे के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, हमें पिछले क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन में हिंट मिलता जा रहा है। तो क्वेश्चन पेपर को अगर ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है, समझ के करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। आप उस क्वेश्चन पेपर को मतलब बुक की तरह यूज़ कर सकते हो। सिर्फ उसमें क्वेश्चन ही नहीं है, कुछ क्वेश्चन के आंसर भी उसके अंदर होते हैं। बस डिपेंड करता है आप किस नज़रिए से देखते हो, आपको दिखाई देता है या नहीं देता है। कई बार नज़रों के सामने बहुत कुछ होता है और दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो चीज़ों को नोटिस करना सीखिए, देखना नहीं, सिर्फ देखने से नहीं होता, उसको समझना ज़रूरी है। तो प्रश्न पत्र को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सही से समझ लिया, ठीक है, सुकरात ने बिल्कुल सही कहा था, अगर प्रश्न पत्र को आपने समझ लिया तो आधा उत्तर आपको वहीं आ गया और बाकी आधा आपको दिमाग लगाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, हंगरी में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया, ठीक है। तो हंगरी में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया, यह पूछा गया। ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1956 में, ऑप्शन डी 1961 में। तो हंगरी में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया, तो इसका राइट आंसर है 1961 में, ठीक है। शीत युद्ध के दायरे अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको इसका मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। कंबोडिया में वियतनाम ने हस्तक्षेप कब किया, तो कंबोडिया में वियतनाम का इंटरफेयर कब हुआ है। ऑप्शन ए 1950 टू 1960, 1956 टू 1978, 1961 टू 1979 और 1978 टू 1989। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया, ये भी शीत युद्ध के दायरे से क्वेश्चन है। ये भी अगर आपने याद किया होगा तो आपको पता होगा, इसका राइट आंसर है 1979 टू 1989, ठीक है। यानी कि इसका 1978 टू 1989, ठीक है। तो 1978 कहाँ है, ये रहा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है 1978 टू 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया। ऑप्शन ए 1950 टू 1960 में, 1956 टू 1978 में, 1961 टू 1979 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 1979 टू 1989, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, जर्मनी को कब जोड़ करके एक कर दिया गया। ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1956 में, ऑप्शन सी 1990 में, ऑप्शन डी 1991 में। आपको पता है कि बर्लिन की दीवार कब गिरी थी, 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी थी। 1989 ऑप्शन में नहीं है, अगर होता तो आप और कंफ्यूज जाते। चलो ऑप्शन में तो और आसान हो गया। जब बर्लिन की दीवार गिर गई ना उसके बाद थोड़ा टाइम लगता है, तुरंत में एकीकरण नहीं होता, ऑफिशियली काम होता है, थोड़ा वक्त लगता है। तो 89 में बर्लिन का दीवार गिरा और 90 में जर्मनी का एकीकरण हो गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई। ऑप्शन ए 1989 में, ऑप्शन बी 1945 में, ऑप्शन सी 1990 में, ऑप्शन डी 1991 में। तो शीत युद्ध कब समाप्त हुआ ये जानना है। तो शीत युद्ध समाप्त होने का जो वक्त है वो है 1991,
बर्लिन की दीवार गिरने का सोवियत संघ का पूरा कोलैप्स हो गया और 1991 में शीत युद्ध ऑफिशियली समाप्त हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। ऑप्शन ए नेहरू ने किया था, बी गमाल अब्दुल नासिर ने किया था, सी वामन क्रुमा ने किया था, या इनमें से कोई नहीं। तो नेहरू जी क्यों करेंगे भाई? सुएज नहर हमारे इंडिया में थोड़ी ना है, मिस्र में है, तो जो वहाँ के नेता होंगे वही करेंगे। तो गमाल अब्दुल नासिर ने सुएज नहर का क्या किया था? राष्ट्रीयकरण कर दिया था, यानी सरकारी कर दिया था। इसका भी विवाद था। सुएज नहर ब्रिटेन नहर था एक, और इनके पास पैसा था नहीं मिस्र के पास, तो ब्रिटेन ने कहा भाई हम बना देते हैं वहाँ पे नहर, और जो भी इनकम होगा 20 साल तक हम कमाएंगे। तो 20 साल तक नहर से वो कमाने की बात हुई। अब उसके बाद बीच में गमाल अब्दुल नासिर ने कहा भाई हम नहीं मान रहे इस कॉन्ट्रैक्ट को। 1-2 साल बचे हुए थे, तो बात तनातनी हो गई, युद्ध तक पहुँचने लग गया और युद्ध हो जाता। फिर नेहरू जी ने समझाया बुझाया और मैटर को सॉल्व कराया कि भाई लड़ो मत, सब अपने ही बंदे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 1959 क्वेश्चन नंबर 59। पहले देख लीजिए आंसर सही है गलत है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 59। वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि कौन सी थी? ऐसी कौन सी संधि थी जो हवा में, पानी में और जमीन पे परमाणु हथियार का परीक्षण करने से रोकती थी? ऑप्शन ए परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी, ऑप्शन बी सीमित परमाणु परीक्षण संधि एलटीबीटी, ऑप्शन सी सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो क्वेश्चन से समझ में आ रहा है, परीक्षण की बात चल रहा है, चेक नहीं कर सकते परीक्षण किसके अंदर वर्ड आ रहा है। परीक्षण का वर्ड देखो तो सीमित परमाणु परीक्षण संधि, यही वाला परीक्षण नहीं कर सकते, तो ये मना कर रहा है परीक्षण करने से। परीक्षण वर्ड से पता चल जा रहा है कि ये मना कर रहा है ट्रायल पे, ये तो पूरा रोकने की बात कर रहा है, ये कम करने की बात कर रहा है, ये तो है ही नहीं। तो परीक्षण की बात चल रहा है, यानी कि हथियारों के परीक्षण देखो मैच कर रहा है, तो ऐसे भी आपको आंसर का काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर है बी मेरे हिसाब से। देखते हैं क्या सही है। बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर बी ही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सी संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एटमी हथियार रखने की अनुमति देती है? यानी ये संधि जो थी भाई आप ही सिर्फ हथियार रख सकते हो और कोई नहीं रख सकता जिसके पास पहले से है। बताता हूँ, ऑप्शन ए परमाणु अप्रसार संधि, ये तो पीछे वाला था अभी हमने किया, नहीं सॉरी, परमाणु परीक्षण संधि एलटीबीटी, ये तो अभी हमने कर लिया था, ये तो पिछले क्वेश्चन का था, ये दूसरा है भाई। ऑप्शन सी सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो परमाणु हथियार को रोकना था फैलने से, तो अप्रसार होगा। ठीक है, अप्रसार करना था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इसमें 5 देश थे, उन्होंने कहा भाई हमारे पास परमाणु हथियार है। चीन के पास था, फ्रांस के पास भी था, ब्रिटेन के पास भी था, ठीक है, उसके बाद अमेरिका के पास था, सोवियत संघ के पास था। इन्होंने कहा हमारे पास है, सिर्फ हम ही रखेंगे और कोई नया बनाएगा ही नहीं। तो इन्होंने जो भी इस पर साइन करेगा बनाएगा नहीं। भारत पे भी काफ़ी जिद किया, हमने कहा भाई हम तो नहीं कर रहे, ये गलत है, या तो आप भी ख़त्म करो, हम भी नहीं रखेंगे, और रखेंगे तो फिर हम नहीं करेंगे। ये अन्यायपूर्ण भारत ने इसको कहा और भारत ने इस पर साइन करने से इनकार कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। चलो देखते हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सी संधि का भारत ने विरोध किया था? ऑप्शन ए परमाणु अप्रसार संधि, ऑप्शन बी सीमित परमाणु परीक्षण संधि, ऑप्शन सी सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था भारत ने इसका साफ साफ विरोध किया था। कौन सा संधि था? इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसका आंसर मिल गया था। परमाणु अप्रसार संधि का भारत ने विरोध किया था। उसने कहा था ये अप्रासंगिक है, ये गलत है, यह न्यायपूर्ण है, इसलिए भारत ने इस पर साइन नहीं किया। और यही कारण था कि हमने अपना खुद का परमाणु हथियार 1998 में परीक्षण किया था। कहाँ पे? पोखरण में, जिसपे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61। होस्नी मुबारक का संबंध निम्न में से किस देश की सत्ता से है? ऑप्शन ए अरब, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी इजराइल, और ऑप्शन डी इराक। तो होस्नी मुबारक का संबंध जो है वो किससे है? मिस्र से है। मिस्र के थे होस्नी मुबारक। बेचारे जब अरब स्प्रिंग हुआ ना, तो उसमें इनका सत्ता भी उखाड़ के फेंक दिया गया था, होस्नी मुबारक का भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन ही था। तो इसके साथ ही हमारा ख़त्म हुआ फर्स्ट चैप्टर, और मैं इसी के साथ अलविदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से इस पूरे लेक्चर को देखा और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हैं और कितने गलत हैं। इससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि आप कितने तैयार हैं। अगर आपको ये पसंद आता है तो फिर मैं इस तरीके के और भी वीडियोज़ आपके लिए बना दूँगा अगले चैप्टर पर भी। डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है ऐसे वीडियोज़ को बनाने में, क्योंकि एडिटिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।